बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जी डिस्कशन है टेस्ट नंबर 12 में। इसमें यूनिट आपके 3 हैं, 12, 13 और 14। और चूँकि डिफॉर्मेशन सॉलिड्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का यूजी पोर्शन बहुत इजी है, वैसे उसको कंबाइन कर दिया था। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, सर्कुलर लूप ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज केप्ट यूनिफॉर्म इन अ मैग्नेटिक फील्ड पोजीशन अलोंग इट्स एक्सिस एंड ईएमएफ विल नॉट बी इंड्यूस। ईएमएफ कब इंड्यूस नहीं होगी? अगर आप उसको जो है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड प्लेस कर देते हो। अगर आप उसको पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड प्लेस करेंगे तो जाहिर है इसकी प्लेन जो है लूप की वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, लेकिन उसका वेक्टर एरिया उसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है दोनों में जो एंगल है वो कितना बनेगा? 90। सो यहाँ से जो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग एन डेल्टा फाइव और डेल्टा टी जो है वो होता है। अब फ्लक्स जीरो होगा, क्यों? क्योंकि कॉज 90 है, तो फ्लक्स होता है बी ए कॉज थीटा। तो यहाँ कॉज चूंकि 90 है इसलिए जीरो हो जाएगा, तो ई एम एफ भी इंड्यूस नहीं होगी। तो इसमें आंसर आपका जो है वो कौन सा बन रहा था? डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो इजी, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होती है डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और इसमें भी जो है वो आपको कह रहा है कि आपने साउथ नॉर्थ जो डायरेक्शन में जो है वो एक हॉरिजॉन्टल कंडक्टर जो है वो स्ट्रेट कंडक्टर जो है वो गिर रहा है। अच्छा, इसमें देखो चूंकि डायरेक्शन जो है वो पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, तो हमारे पास जो है वो फॉर्मूला जो है उसमें होता था ईएमएफ का, मोशनल ईएमएफ का। हम कहते थे वी डी एल साइन ऑफ थीटा, यानी वो वी क्रॉस बी होता था। तो अब देखिए, अगर जो है वो उसी डायरेक्शन में, ये साउथ नॉर्थ जो है, अगर हम डायरेक्शन में उसको फॉलो करवाते हो तो एंगल जो है वो पैरेलल बनेगा या एंटी पैरेलल बनेगा। तो साइन जीरो भी जीरो, साइन 180 भी जीरो। इसका मतलब है नो ईएमएफ इंड्यूस जो है अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसमें आंसर जो है वो आपका चार्ली बन जाएगा। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कहता है करंट फ्लोइंग थ्रू टू को एक्सियल वायर इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में करंट जो है फ्लो कर रहा है ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस। डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे क्या होगा? आप देखें, अगर आप उसको डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हो, इनकी दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही होती है। तो इसका मतलब है जब आप इन दोनों को अवे मूव करवाएंगे, अवे मूव करवा रहे दोनों को, तो फ्लक्स जो है वो क्या होगा? डिक्रीज। अगर फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इंड्यूस करंट जो है विल प्रोड्यूस इन अ डायरेक्शन के उसमें इसको अपोज करना है। वो चेंज इन फ्लक्स को डिक्रीज होने के लिए, रोकने के लिए जो है वो करंट ही की डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगा। तो दोनों कॉइल्स में जो है वो करंट की डायरेक्शन, करंट जो है का मैग्नीट्यूड जो है, करंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जो कि लेंसेज लॉ के अकॉर्डिंग जो है उसने अपने कॉज को अपोज करना है। और अपोज होने का मतलब अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, और अगर इंक्रीज हो रहा है फ्लक्स तो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। जो कि यहाँ पर फ्लक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा था, तो करंट ही की डायरेक्शन में प्रोड्यूस होकर उसको चेंज इन फ्लक्स को डिक्रीज होने से रोकेगा। तो आंसर जो है इसमें, आंसर आपका कौन सा बनता है जी? अल्फा बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है डेट इज वेरी सिंपल, नंबर ऑफ टाइम आप उसको सॉल्व कर चुके हैं। अगर जो है वो नॉर्थ पोल आप उसका दूर लेके जा रहे हो, तो जाहिर है आप यहाँ अपोजिट पोल बनेगा साउथ पोल, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल जो है यहाँ आपका डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट जो है वो क्या होगी? क्लॉकवाइज होगी। क्वेश्चन नंबर जो है जी 5 जो है, द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है बीन यूज्ड इन द कंडक्शन ऑफ बिजली जनरेटर्स जो होते हैं वो इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो इसमें आंसर जो है आपका डेल्टा बनेगा। नेक्स्ट भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसमें कहते हैं कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट। इनमें से कौन सी कंडीशन करेक्ट है? डायनामो जो है वो हम जनरेटर को बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है। सो इसमें जो है वो लाइंस ऑफ फोर्स अगर मैक्सिमम होंगी उसमें से, यानी फ्लक्स मैक्सिमम होगा, तो ज़ाहिर है इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जो है वो क्या होगी? मैक्सिमम। जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ही जो है वो किसके इक्वल होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होता है। तो आंसर जो है हमारे पास कौन सा है? डेल्टा। तो ये भी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग ही बन रहा है आंसर डेल्टा। पावर इज ट्रांसमिटेड पावर हॉर्स जो है वो, इसमें हम इट्स मोर इकोनॉमिकल ड्यू टू पावर लॉस। और एसी करंट हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए जो है वो हमें इजीली ट्रांसमिट भी हो जाता है और एट लो कॉस्ट भी होता है, क्योंकि हम इसको, इसकी जो पावर लॉस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए वोल्टेज हाई रखी जाती है और करंट लो रखा जाता है। जो कि आपको जो है ये एक्सप्लेन लेक्चर में भी किया था कि एक चीज इक्वल टू जो है वो जो हीट होती है प्रोड्यूस, वो आई स्क्वेयर आर टी होती है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट को जो है वो स्टेप अप करके, यानी उसकी वोल्टेज जो है वो हाई कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हाई कर लेते हैं,
करंट बहुत ही डाउन हो जाता है और करंट लो करके जो है हम उसकी ट्रांसमिशन कर लेते हैं और विदाउट मच पावर लॉस। नेक्स्ट जो है जी इसमें कोर और ट्रांसफार्मर लैमिनेटेड जो है क्यों लैमिनेट करते हैं, एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट्स में भी मिनिमाइज, इसमें बीटा आंसर है। 9 जो है कंडक्टिंग रॉड इज मूव थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड अक्रॉस इट्स एंड्स डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है जी। अल्फा हमने नंबर ऑफ टाइम बात की हुई है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल पे डिपेंड नहीं करती, अकॉर्डिंग टू जो है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी आप गौर से देखो, इस फॉर्मूले में एन डेल्टा फाई ओवर हम कहते हैं डेल्टा टी, तो यहाँ कहीं भी रेजिस्टेंस का फैक्टर नहीं आता। तो ईएमएफ जो है याद रखना है वो इंडिपेंडेंट होती है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। दूसरी चीज आपको बताई थी कि जो है वो इंड्यूस करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस जो है दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, और वो जो कांस्टेंट है वो किसके इक्वल होता है, वो ईएमएफ के इक्वल होता है। सो अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं कॉइल की तो इंड्यूस करंट कम हो जाएगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। इट मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। नेक्स्ट जो है वो जी इसमें सिंपल है, मूविंग इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ जो प्रोड्यूस होती है किसके अकॉर्डिंग से है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चार्ली आंसर है। लेंसेज लॉ जो है ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट हमें बताता है, इसलिए आंसर डेल्टा, नॉट इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो इसमें आंसर जो है वो डेल्टा है। जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये हमें कौन बताता है, फैराडेज लॉ, और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट जो है वो कौन बताता है, लेंसेज लॉ। और क्वेश्चन नंबर 12 जी इसमें फैराडेज लॉ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमएफ इज द कहते हैं जी कंडक्टर व्हेन इट इज कट्स द मैग्नेटिक, कट्स का मतलब होता है अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। सो जब उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही होंगी तब ही जो है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, इसलिए आंसर जो है उसमें कौन सा होगा, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें जो है वो राइट हैंड रूल जो है वो इसमें अप्लाई करना बड़ा सिंपल है। जो मैग्नेटिक फील्ड है ये होती है डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अच्छा अब ये वाली लेंथ ये क्यू जो है ये दोनों इसके पैरेलल हैं तो ईएमएफ तो इंड्यूस नहीं होगी, लेकिन जो है यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब इसको कंडक्टर को मूव करवाओगे मोशनल ईएमएफ के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी अगर हम बात कर लें तो दैट इज ईएमएफ इज इक्वल टू वी बी एल साइन ऑफ थीटा। तो मैक्सिमम उसने कहा कि मैक्सिमम कब होगी, तो मैक्सिमम कब होगी जब उसको परपेंडिकुलरली मूव करवाओगे। तो अगर आप एम की डायरेक्शन में उसको लेके जाते हो तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगी अराउंड द कंडक्टर। तो इसमें जो है वो आंसर जो है वो बनेगा एम डायरेक्शन में अगर मूव करवाएं यानी डेल्टा आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी कुछ इसी तरह से है, इसमें अपने राइट हैंड रूल पाम राइट हैंड रूल अप्लाई करना है, और पाम राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो है वो आप देखें डॉट है यहाँ लगा, डॉट का मतलब होता है जो है वो बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड आपने बाहर की तरफ रखी, आपकी जो पाम है वो डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है नहीं। इसमें देखें आपके पास जो है अगर यहाँ देखें तो हमारा कह रहा है कंडक्टिंग रॉड ए बी मूव्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस तरफ मूव करवा रहे हैं। फिगर इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक पॉइंटिंग जो है वो पॉजिटिव जी डायरेक्शन, उसको पॉजिटिव जी डायरेक्शन यानी में रखा हुआ आउट ऑफ द पेज जो है। और इसमें कहते हैं ए एंड बी चार्ज, चार्ज जो है तो फोर्स हम पता है ये पाम रूल हम अप्लाई करते हैं पॉजिटिव चार्जेस के लिए। सो आप इसमें ना मिडिल फिंगर जो है वो रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में तो वो जी डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज होगी, थंब आपका किस डायरेक्शन में हो गया, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो पाम किस तरफ आपको बता रही है, पाम बता रही है डाउनवर्ड। इसका मतलब है सारा चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है वो ए के ऊपर अकोमोलेट हो जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, वो बी पे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है जी। सो बी जो है वो नेगेटिव होना चाहिए और यहाँ पर जो है वो ए पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए आंसर जो आपका जो है वो डेल्टा बनेगा, बीटा नहीं बनेगा। इसमें आंसर जो है आपका डेल्टा बनेगा, ठीक है जी। इसको हम रिमूव कर देते हैं, ये आपका आंसर यहाँ पर डेल्टा बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू जो है वो आपने राइट हैंड रूल यहाँ अप्लाई करना है। तो मिडिल फिंगर जो है वो जी एक्सेस की तरफ, थंब जो है वो एक्स एक्सिस और डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ रखना है। पाम फोर्स बताएगी, तो इन चार्जर पे जो फोर्स लगेगी वो हमें बताएगा कि जो ए जो है वो पॉजिटिव पे आएगा और जो आपका जो बी वाला है वो आपका नेगेटिव पे आएगा। सो इसमें जो है वो सारी फोर्स जब चार्जेस पे लगेगी तो सारे चार्जेस ए पे पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाएंगे, तो जाहिर है वो नेगेटिव डायरेक्शन जो है वो ये बी वाली आ जाएगी, तो बी नेगेटिव ए पॉजिटिव यानी डेल्टा आंसर बनेगा। नेक्स्ट ही क्वेश्चन, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हमेशा पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट होती है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। इसमें यूनिफॉर्म
यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को कहते हैं। तो ये आपका बीटा भी आंसर बनेगा, अल्फा भी आंसर बनेगा। टेस्ला ओवर वेबर पर एम्पीयर पर मीटर जो है ये भी बेसिकली एनर्जी डेंसिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें देखें कि हमारे पास जो है ये टेस्ला स्क्वायर ओवर वेबर, ये कौन से फॉर्मूले से है एनर्जी डेंसिटी। अगर आपको याद हो तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, 1 V इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 V स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। ठीक है, तो यहाँ V जो है वो टेस्ला स्क्वायर हो गया और म्यू नॉट का जो ज़ाहिर यूनिट है वो वेबर पर एम्पीयर पर मीटर होता है। सो इसका मतलब आंसर आपका 4D बनेगा। VS over VP, NS over NP जो है दिस रिलेशन इज ट्रूली फॉर जो है बोथ इनपुट एंड आउटपुट आर क्लोज्ड। जब ट्रांसफार्मर में इनपुट और इनपुट और जो इनपुट और आउटपुट सर्किट क्लोज होता है तब जो है वो हम कहेंगे ना NS over NP इज इक्वल टू VS over VP। तो अगर कोई भी एक साइड ओपन होगी तो जाहिर है फिर जो है वो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 19 वाला ट्रांसफार सॉरी 18। ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये आयरन कोर स्टेप नॉन ट्रांसफार्मर। ये देखें प्राइमरी की जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, सेकेंडरी के कम है। तो ये आयरन कोर स्टेप नॉन ट्रांसफार्मर की एग्जांपल अल्फा आंसर है। 19 जो है वो ट्रांसफार्मर वर्क्स ओनली फॉर एसी करंट जो है तो यहाँ डीसी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके लिए वर्क नहीं करेगा, तो आंसर जो है वो सीधा सीधा डेल्टा है। ट्रांसफार्मर वर्क्स ओनली फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। यहाँ ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर पेपर में आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए लंबी चौड़ी स्टेटमेंट्स लिखते हैं ताकि आप कंफ्यूज होकर कैलकुलेशन करके आंसर दें और उसका आंसर भी यहाँ पर मौजूद होगा। तो आप गलत इस को टिक कर देंगे। तो आपने देखना है कि ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई है या डीसी की सप्लाई है, पहले ये मेक श्योर कर लेना है। बॉडी में जी आपने फ्लक्स फाइंड करना है तो बड़ा सिंपल है। यहाँ आपको जो है वो 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू गिवन है। एरिया आपको गिवन है 18, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा 90। सीधा सीधा आंसर जो है वो 90 वेबर आ जाएगा। और कॉज जो है वो यहाँ 0 लेंगे क्योंकि लूप एरिया अगर उसके परपेंडिकुलर है तो वेक्टर एरिया पैरेलल होगा, इसलिए आंसर जो है वो आपका बीटा बन रहा है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है कि इस राइट एंगल से आपने जो है वो यहाँ पर मिस्टेक नहीं कर देनी कहीं। अगर आप गौर करें तो मैंने ये आपको बड़ी डिटेल से बताया था कि ये अगर लूप है, अब लूप जो है वो उसमें इसका जो लूप का एरिया है वो इस वेक्टर फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। लेकिन इसका जो वेक्टर एरिया है इस लूप का वो इसके पैरेलल है, तो इसलिए cos 0 हम लेंगे। सो यहाँ एंगल 90 नहीं लेना, 0 लेना है, क्योंकि एंगल हम वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान लेते हैं, लूप के एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान नहीं लेते। नेक्स्ट जी हमारे पास इसमें क्वेश्चन 21 है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो किसको कहते हैं हम, शेयर मॉडुलस को। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसे शेयर मॉडुलस। और लिक्विड्स होते हैं उसमें सिर्फ बल्क मॉडुलस होता है, इसलिए आंसर इसका 0 हो जाएगा। आगे बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, यंग्स मॉडुलस जो है ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। लेक्चर में आपको क्लियरली बताया था। एंड टेम्परेचर, ये डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता, जस्ट लाइक रेजिस्टिविटी, तो इसमें चेंज नहीं होगा। अगर लेंथ उसकी एल थी, आर रेडियस था, और अगर आप उसको हाफ कर देते हो, रेडियस भी हाफ कर देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यंग मॉडुलस वैल्यू मेन सेम। 23rd भी जो है वो सिंपल है, 1/2 लोड इनटू एक्सटेंशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यूज पुट करेंगे एंड विल गेट द आंसर, अल्फा आंसर आ जाएगा इसमें। हुक्स लॉ पूछा हुआ कर्व में, ये भी सिंपल है जी। हुक्स लॉ हमें पता है विद इन द इलास्टिक लिमिट अप्लाई होता है। तो पहले आपका प्रोपोर्शनल लिमिट आती थी, उसके बाद क्या आती थी, इलास्टिक लिमिट। इसका मतलब है विद इन द इलास्टिक लिमिट जो है ये अप्लाई होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो ई से लेकर जो है हम कह सकते हैं सी तक जो है हुक्स लॉ जो है वो ओबे करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है जी इसमें क्वेश्चन है 25, ये भी सिंपल वाला क्वेश्चन है। हमें एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, एनर्जी डेंसिटी होती है 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। और यहाँ पर जो है वो स्ट्रेस को वो एक्स जो है वो इस यहाँ बोल रहा है, एंड द लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन, स्ट्रेन को वाई बोल रहा है, और यंग मॉडुलस को जो है वो एंड लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन एंड वाई, हाँ जी, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन को एक्स बोल रहा है और यंग मॉडुलस को वाई बोल रहा है। बड़ा सिंपल है, 1/2 यंग मॉडुलस को चूंकि वो y बोल रहा है तो y लिख दें, और स्ट्रेन को x बोल रहा है तो x लिख दें, तो x स्क्वायर 1/2 y x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है वो हमने सिर्फ स्ट्रेस की वैल्यू पुट की है।
अब स्ट्रेस जो है वो हमारे पास जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो हमें पता है, वो होती है यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन के इक्वल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ स्ट्रेस की वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा 1/2 यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस को वो y कह रहा है, स्ट्रेन को x कह रहा है, तो आंसर 1/2 y x स्क्वायर आंसर आ जाएगा। इसमें सिंपल है जी, अल्फा आंसर बनेगा। नेक्स्ट जो है जी इसमें यंग मॉडल्स फॉर ए रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी जो है क्योंकि उसकी डायमेंशन चेंज नहीं होती, सो यंग मॉडल्स जो है एफ ओवर ए ओवर ओवर होता है स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि रिजिड बॉडी की लेंथ से चेंज नहीं आना तो जीरो हो जाएगा, तो समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो जो है वो क्या होता है, इन्फिनिटी। इसका मतलब है इसका आंसर जो है वो आपका चार्ली बनेगा। एन टाइप में जो है वो हमने एडिंग इम्प्योरिटी की मटेरियल डालते हैं जो पेंटावेलेंट हो, तो पेंटावेलेंट की एग्जांपल फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, इसलिए आंसर जो है वो आपका चार्ली आंसर बनेगा। 28 में जी एन टाइप सेमीकंडक्टर्स जो है वो सारे एन टाइप हो चाहे बी टाइप हो, ठीक है, याद रखना है कि वो इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, किसी किस्म के उनके ऊपर जो है वो चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डेट इज आल्सो वेरी इजी, और इसमें जो है वो हमें इलोंगेशन फाइंड करनी है। इलोंगेशन का फॉर्मूला मैंने आपको लेक्चर में भी बताया हुआ है। इसमें चूंकि हमें डेल्टा L2 फाइंड करना था तो मैंने पहले फार्मूले को रिवर्स कर लिया। ठीक है, वैसे फार्मूला मैंने आपको जो है वो इस शेप में बताया था कि डेल्टा L1 ओवर डेल्टा L2 इसके इक्वल होता है जी F1 ओवर F2। ठीक है, आप इस शेप में भी अप्लाई कर सकते हो, बाद में उसको रीअरेंज कर ले, मैंने पहले कर लिया L1 ओवर L2 और बताया था इनटू R2 ओवर R1, क्योंकि मुझे यहाँ डेल्टा L2 फाइंड करना था इसलिए मैंने इसका ना रेसिप्रोकल ले लिया। तो डेल्टा L2 ओवर L1 जो है F2 ओवर F1 था, वैल्यूज पुट करें, फोर्स डबल कर दी उसने, लेंथ भी डबल कर दी, रेडियस भी डबल कर दिया, तो यहाँ पर 2 2 ज़ार 4, ये 2 के ऊपर स्क्वायर है, ये भी 4 हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। डेल्टा L1 को स्नैक्स का हुआ तो इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 4 से कटने से आंसर 1 ही आया है, तो इसका मतलब है आपका आंसर यहाँ पर जो है वो चार्ली आंसर ही बनेगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो है। तो इसमें आंसर जो आपका इसका इस वाले क्वेश्चन का जो है वो आंसर कौन सा बन रहा है, चार्ली। नेक्स्ट जो है इसमें से कौन सा जो है वो कहते हैं जी विच ऑफ द फॉलोइंग जो है इज मोर इलास्टिक। ये आपको बताया था कि जो अपनी जो है वो शेप में चेंज को जितना ज्यादा रेजिस्ट करता है, डीफॉर्मिंग फोर्स को जितना वो रिलक्टेंट होगा, रेजिस्ट करेगा, उतना ही वो ज्यादा इलास्टिक होता है, इसलिए आंसर यहाँ पर आपका डेल्टा बनेगा। 31 जी मैक्सिमम स्ट्रेस विच कैन अ बॉडी कैन बियर, इसको हम कहते हैं यूटीएस यानी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, आंसर इज बीटा। 32 जी द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस बियॉन्ड विच बॉडी इज परमानेंटली डिफॉर्म्ड, इसको हम कहते हैं यील्ड स्ट्रेस कहते हैं जी इसको हम। उसके बाद कहते हैं जी गिलास एंड हाई कार्बन स्टील जो है ये एग्जांपल्स कितनी है, ये ब्रिटल सब्सटेंस के एग्जांपल हमें पता है, ब्रिटल सब्सटेंस कौन से होते हैं, विच जस्ट ब्रेक आफ्टर द इलास्टिक लिमिट इज रीच्ड, तो इसमें आंसर जो है वो बीटा बनेगा। नेक्स्ट है जी 34, बहुत सिंपल है, रेसिप्रोकल बल्क मॉडल्स हम कंप्रेसिबिलिटी को कहते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल डायोड, आइडियल जो होता है उसमें जो है फॉरवर्ड बाइस में वो करंट को कंडक्ट होने देता है, इसलिए वो जीरो रेजिस्टेंस जो है वो शो करेगा आइडियल केस में। वैसे जो है प्रैक्टिकली वो बहुत ही फ्यू ओहम रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर करता है, और रिवर्स बाइस में जो है वो सेवरल मेगा ओहम रेजिस्टेंस ऑफर करता है। 36 द पीएन जंक्शन डायोड कैन नॉट बी यूज, जो है एम्पलीफिकेशन के लिए यूज नहीं होता, पीएन जंक्शन जो है ये एम्पलीफाई करने के लिए हम ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। विथ ऑफ डिप्लीशन रीजन बाय इंक्रीजिंग द डोपिंग कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जो जो आप उसमें जो है वो डिप्लीशन रीजन ज़ाहिर बढ़ता जाएगा जो जो आप इम्प्योरिटी ज़्यादा ऐड करोगे। और 38 में जो है वो हाफ वेव रेक्टिफायर में मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी इनपुट की और आउटपुट की क्या होती है, सेम है, अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी n है तो आउटपुट की भी n होगी, लेकिन जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें अगर फ्रीक्वेंसी इनपुट की n होगी तो आउटपुट की 2n हो जाएगी, डबल हो जाएगी, लेकिन इसमें जो है वो आंसर आपका बीटा ही बनेगा, जो कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा है। 39 जो है इसमें जी सेमीकंडक्टर डायोड पी साइड इज अर्थ एंड एन साइड अप्लाइड जो है -2 वोल्ट जो है, तो क्या ये फॉरवर्ड बाइस होगा या रिवर्स बाइस होगा, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, और मैंने आपको क्लियरली बताया था कि आपने इसको देखना इस तरह से है
कि पी वाली साइड जो है वो हमेशा हाई पोटेंशियल पे होनी चाहिए, एन वाली साइड हमेशा लो पोटेंशियल पे होनी चाहिए। एन साइड को जो है उसने यहाँ पर -2 वोल्ट पे रखा है, ठीक है, और पी वाली साइड को 0 पे रखा है। अब मुझे ये बताएं 0 बड़ा होता है या पी साइड को, सॉरी उसने अर्थ किया हुआ है, एन साइड को अर्थ नहीं किया। हाँ जी, तो पी साइड को आपने अर्थ कर दिया, एन साइड जो है उसको आपने -2 वोल्ट पे लगा दिया, ठीक है जी। अच्छा अब देखो कि यहाँ पर जो है वो ये 0 हो गया और ये -2 हो गया। अब 0 बड़ा होता है, -2 बड़ा होता है, 0 बड़ा है, इसका मतलब P इज एट हाई पोटेंशियल, N इज एट लो पोटेंशियल। ये फॉरवर्ड बाइस को रिप्रेजेंट करेगा। फॉरवर्ड बाइसेस में जो है वो डायोड कंडक्ट करता है, अल्फा आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट होगी 40। एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है उसमें इनफाइनाइट ओपन लूप गेन होगा, इनफाइनाइट जो है वो इनपुट रेजिस्टेंस होगी और जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस होगी। सो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग जो है वो आंसर आपका डेल्टा ऑल ऑफ दीज बन जाएगा। ये आइडियल डायोड की बात कर रहे हैं। जो प्रैक्टिकल डायोड होते हैं उसमें ओपन लूप गेन 10⁵ होता है और इनपुट रेजिस्टेंस फ्यू ओम होती है और इनपुट रेजिस्टेंस सेवरल मेगा ओम होती है और आउटपुट रेजिस्टेंस फ्यू ओम होती है, जो आपके प्रैक्टिकल होते हैं। ये आइडियल की हम बात कर रहे हैं, आंसर इज डेल्टा। ये भी बहुत सिंपल है जी, इसमें हमें जो है वो बताना ये था कि अगर हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, अब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है उसमें हमारे पास जो है वो आ, होता है जी 1+R, ये फॉर्मूला गेन का 1+R2/R1 गेन के लिए, ठीक है जी। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो आप इक्वल पुट कर दें, ये नॉन इन्वर्टिंग की जो कि बात कर रहा था, तो गेन का ये फॉर्मूला होगा 1+R2 जो है वो आपका कितना दिया हुआ 0 और डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। अब 0/इन्फिनिटी 0 ही होता है, तो आपका आंसर जो है वो यहाँ 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर आपका अल्फा बनता है। जो सेकंड वाला है जी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कह रहा है इसमें, तो इसमें इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो इसमें आप जो है वो आप इसका फॉर्मूला गेन का यूज करोगे, G इज इक्वल टू -R2/R1, ठीक है। अच्छा अब R2 जो है वो कितना बताया हुआ यहाँ, मेगा, मेगा मीन 10⁻⁴ होता है 6, और जो R1 है वो बताया हुआ किलो, वो होता है 10⁻³ तो इसका मतलब आंसर आपका यहाँ पर -1000 आ जाएगा। तो इन्वर्टिंग में फार्मूले के साथ माइनस साइन है, इसलिए यहाँ माइनस साइन लाजमी आएगा, चार्ली आंसर होगा। 43 जी, 43 में कहता है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन जो है वो क्या होती है, फ्यू ओम होती है। हम पहले बात कर चुके हैं। रिवर्स रेजिस्टेंस ऑफ द जंक्शन इज वेरी हाई, ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ओम्स होती है। और 45 में कहता है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी टाइप मटेरियल ड्यू टू क्या होती है, थर्मल पेयर जनरेशन और मिनोरिटी चार्ज कैरियर। पी टाइप में जो है वो मिनोरिटी चार्ज कैरियर और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मिनोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। एन टाइप में ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। और जो होल्स होते हैं वो पी टाइप में जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, एन टाइप में मिनोरिटी चार्ज कैरियर होंगे। A semiconductor which donor atoms and free electrons belong to the type, वो कौन से होते हैं, एन टाइप में होते हैं, ठीक है जी। एन टाइप में हम डोनर मेजॉरिटी ऐड करते थे, इसलिए एन टाइप में होंगे। सेमीकंडक्टर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर कौन से होते हैं, टेट्रावेलेंट होते हैं, मतलब उनके ऑटोमोर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Acceptor and donor impurities donate P carriers और N carriers respectively. Acceptor impurity जो है वो P टाइप को हम बोलते थे, donor impurity जो है वो N टाइप में ऐड करते थे। यानी acceptor impurity का मतलब है उसमें हम ट्राईवेलेंट की impurity डालते थे और donor का मतलब है उसमें पेंटावेलेंट impurity ऐड करते थे, इसलिए आंसर है चार्ली। 49 पी इंजेक्शन में रिवर्स बाइस एक्स एज ए जो है वो ऑफ स्विच, ज़ाहिर रिवर्स बाइस है तो वो क्लोज ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा, जो उसमें से करंट पास नहीं करेगा। 50 ये भी सिंपल है जी। रेक्टिफिकेशन जो है वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन जो है वो हम उसमें डायोड का यूज करते हैं, तो आंसर आपका कौन सा बनेगा, चार्ली। एक डायोड हम सिंगल यूज करते हैं। जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन है उसमें 2 डायोड भी यूज हो सकते हैं और ब्रिज वेव रेक्टिफायर में 4 डायोड्स का भी यूज हो सकता है। हाफ वेव रेक्टिफायर जो है उसमें हम सिंगल डायोड यूज करते हैं। 51 जी, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मिनोरिटी कैरियर्स, इसमें आंसर है जी चार्ली, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप और होल्स इन पी टाइप, ठीक है जी। और नेक्स्ट जो है जी इसमें
डिप्लीशन रीजन ऑफ जंक्शन इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो जो ही आयस आप क्या करते हो, हाफ जो है उसका डोपिंग कर देते हैं पेंटावेलेंट के साथ, हाफ ट्राइवेलेंट के साथ। तो जस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब अल्फा आंसर है। गेन जो है नॉन इन्वर्टिंग का पूछा हुआ है तो बीटा, अगर इन्वर्टिंग का पूछता तो अल्फा आंसर होता। बहुत सिंपल है जी ये सारे क्वेश्चन। 54 जो है इसमें कह रहा है जी आपके पास -R2/R1। तो R2 यहाँ कितना है 200 और ये 50 है, उसी तरह सीधा आंसर 4 आ जाएगा और साथ जो है वो माइनस साइन भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसमें 55 लेक्चर में बताया था कि अगर आप इनपुट जो है वो अगर एप्रिशिएबल दे देते हो, इनपुट अगर बहुत स्मॉल है तो उसको उसी एक्सटेंड से उसमें मल्टीप्लाई करके देना है। तो इसमें जो है वो सैचुरेटेड जो है वो आंसर आएगा बीटा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमारे पास जो है वो बाइसिंग जो होती है वो आपके पास होती है प्लस वीसीसी माइनस वीसी। आमतौर पर 12 वोल्ट यूज करते हो, प्लस 12 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट, ऐसे है ना जी। अच्छा, और इसकी जो ओपन लूप गेन होता है वो 10⁻5 होता है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप बहुत ही स्मॉल सिग्नल इनपुट देते हैं जैसे 0 0 0 0 1 और मल्टीप्लाई आप करते हैं ओपन लूप गेन के साथ, ऑपरेशनल एम्पलीफायर मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर लेट से 1 वोल्ट आ जाता है, ठीक है। अगर आप इसमें एक जीरो कम कर देते हो तो आंसर आपका जो है वो 10 वोल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें इस तरह कर देते हैं कि आउटपुट सिग्नल जो है वो आपका बहुत बड़ा कर देते हो, यानी 0.01 आ जाता है। आप इसको अब 10⁵ के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अब आंसर आपका जो है वो क्या आना चाहिए, 100 वोल्ट नहीं, क्योंकि आपकी जो लिमिट है वो +12 वोल्ट से लेकर -12 वोल्ट तक। तो आंसर ये 100 वोल्ट ही देगा, ये आपको 12 वोल्ट देगा। और इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये सैचुरेशन आ गई है। तो जब सिग्नल बड़ा हो जाता है तो वो 10⁵ से मल्टीप्लाई होके जो है वो आपको मैक्सिमम जो है वो जो बाइसिंग बैटरी की वोल्टेज है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको वैल्यू दे देता है, और उसको हम कहते हैं सैचुरेशन आ गई। नेक्स्ट है जिसमें 56 इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इनपुट्स होती है। आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान होती है। 58 जो है ओपन लूप गेन जो है, ओपन लूप गेन जो है उसका वो होता है जी 10⁵ के ऑर्डर का डेल्टा आंसर है। LDR बिकम्स एसेंशियल कहाँ होता है जी, ये एसेंशियल जो है ये नाइट स्विच में आपने देखा होगा, कंपेयर करने के लिए कंपैरेटर में जो है वो हम यूज करते हैं इसको। तो आंसर आपका डेल्टा बन जाएगा। 60 जी, अ कंप्लीट एम्पलीफायर सर्किट मेड ऑन सिलिकॉन चिप इनक्लोज्ड बाय स्मॉल, उसको क्या कहते हैं जी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ओवरऑल देखें कि आपके पास जो है वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स है डेट इज सो इजी, इसमें जस्ट आपने उसको गो थ्रू करना है, इसके वैल्यूज को देख। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है। सो आई होप सो कि इसमें टेस्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको मार्क्स बहुत अच्छे आने चाहिए। जहाँ किसी में कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है जी। थैंक यू सो मच बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।